नाज़रीन, ब्रेक से पहले बात हो रही थी डॉक्टर शर्जील सुल्तान के साथ ज़ियाबतीस और आँखों की सेहत के हवाले से। आइए बातचीत का सिलसिला आगे बढ़ाएं। डॉक्टर साहब, जैसे कि बात हो रही थी मुख्तलिफ़ स्टेजेस की, जो कि पर्दे की ख़राबी के दौरान सामने आ सकती हैं, जिनमें मुख्तलिफ़ औक़ात में मुख्तलिफ़ इलाज तजवीज़ किए जाते हैं। किस तरह का इलाज ज़्यादातर तजवीज़ किया जाता है इन मरीज़ों में, अगर ये इब्तदाई बीमारी के इब्तदाई हिस्से में आ जाए, और क्या इंतहाई हिस्से तक इलाज में कुछ तब्दीलियाँ वाक़ होती हैं? जी, अगर ये इब्तदाई हिस्से में अगर आते हैं पेशेंट और उनमें लगता है कि पीछे पर्दे पे वरम नहीं है, जिसको सिर्फ़ और सिर्फ ऑब्ज़र्व किया जा सकता है, तो उसमें हम पेशेंट को स्ट्रिक्टली कहते हैं कि अपनी डाइट को कंट्रोल रखें। अगर वो पेशेंट बहुत ओबीस है, मोटा है, तो उसको हम ये कहते हैं वो एक्सरसाइज़ करे, वॉक करे। और इसका एसोसिएशन ये होता है कि अगर वो कोलेस्ट्रॉल उसका हाई है, तो वो अपनी डाइट से अपने आप को बेहतर कर सकता है। वो जिस स्टेज पे भी है, अगर वो अर्ली स्टेज में है, तो वो अर्ली स्टेज उसकी रिवर्स हो सकती है जस्ट बाय कंट्रोलिंग दी डाइट। अपनी डाइट को कंट्रोल करके, अपनी शुगर को कंट्रोल करके, वॉक एक्सरसाइज करके। ब्लड प्रेशर तो ब्लड प्रेशर को कंट्रोल रख सकता है। कोलेस्ट्रॉल हाई है तो वो अपने कोलेस्ट्रॉल को इम्प्रूव करके अपनी कंडीशन को स्टेबल कर सकता है। लेकिन अगर इसके बावजूद अगर उस पे पर्दे पे ऐसी कंडीशन आ गई जिसमें वरम आ जाना, अगर पीछे पर्दे पे वरम आ जाती है, तो उसकी ट्रीटमेंट अवेलेबल है। कुछ ख़ास तरह के आजकल ऐसे इंजेक्शंस आ गए हैं जो आँख में लगाए जाते हैं, आँख के अंदर। वो पर्दे की वरम को कंट्रोल करने के लिए होते हैं, जो अब बड़े वाइडली स्प्रेड हैं और हर जगह पे पाकिस्तान, ऑल ओवर द वर्ल्ड इस तरह के इंजेक्शंस लगाए जा रहे हैं जो कि पर्दे की वरम को कंट्रोल करने के लिए होते हैं। हम इस तरह से भी कंट्रोल कर सकते हैं, और एक ख़ास तरह की लेज़र से भी पर्दे की वरम को कंट्रोल किया जाता है, जो शुगर के पेशेंट्स में हमें पर्दे पे लेज़र करना पड़ता है। इससे पर्दे की वरम कंट्रोल हो जाती है। जी। अब डिपेंड करता है कि वो किस स्टेज में आपके पास आया है। अगर वो अर्ली स्टेज में है, जिसमें पर्दे पे वरम तो नहीं, कुछ खून के धब्बे हैं पर्दे पे, तो उससे हम पेशेंट के रेगुलर फॉलोअप्स कहते हैं। हर 6-6 महीने में अपने फॉलोअप कराए और अपनी शुगर, अपनी डाइट को हर लिहाज से कंट्रोल करें। अगर हमें लगता है कि आया पर्दे पे वरम आ गई है, तो उसकी ट्रीटमेंट यही है कि वो अपना एक इंजेक्शन होते हैं ख़ास तरह के, जो आँख के अंदर लगाए जा सकते हैं, और अगर ज़्यादा वरम हो तो उसका लेज़र भी किया जा सकता है। अच्छा डॉक्टर साहब, आपने तज़किरा किया आँखों में लगाए जाने वाले इंजेक्शंस का। जी जी। ये इंजेक्शंस कितने तकलीफ़देह होते हैं, और आँख में इंजेक्शन लगाने की जब बात आती है तो अमूमन लोगों को इलाज के लिए कन्विंस करना मुश्किल हो जाता है? जी जी, बिल्कुल। असल में इंजेक्शंस की डेफिनेटली आप जब सही कह रहे हैं, क्योंकि पेशेंट को अचानक अगर आप कहेंगे इंजेक्शन सिर्फ बाहर भी लगाने के लिए आँख के सराउंडिंग में, तो भी वो कहेगा यार आँख के करीब इंजेक्शन लग रहा है, और हम तो ये इंजेक्शन हमें आँख के अंदर लगाना होता है, विट्रस कैविटी के अंदर। ये विट्रस कैविटी एक जेली होती है जिसके अंदर हमें आँख के इंजेक्शन लगाते हैं। असल में इसके रिजल्ट्स बहुत इस लिहाज से अच्छे हैं कि जो है ना, ये अंदर जाके फ़ौरन ही उस जगह पे एब्जॉर्ब हो जाता है और वहाँ के पर्दे की वरम को बहुत डायरेक्टली कम करता है। जी। अब पेशेंट को डेफिनेटली हम ये समझाते हैं कि भाई ये एक बहुत ही पेनलेस प्रोसीजर है, और इसमें किसी किस्म की इंशाल्लाह आपको कोई तकलीफ़ नहीं होगी, और ये मुश्किल से 5 मिनट का भी प्रोसीजर नहीं होता। ये ख़ास तरह के इंजेक्शन स्पेशली तैयार किए जाते हैं, और पेशेंट को ये या तो ड्रॉप्स में या थोड़ा सा सुन करके पेशेंट को ये इंजेक्शन लगा दिए जाते हैं, और उससे पेशेंट को कोई पेन नहीं होता है सच। अच्छा डॉक्टर साहब, इन इंजेक्शंस के बाद कोई ऐसा फ़ेज़ होता है जिसमें एहतियात ज़्यादा करनी होती हो, या कोई एहतियात तजवीज़ की जाती है इन मरीज़ों को? इंजेक्शन से के साथ साथ जी। नहीं, इंजेक्शन के साथ ऐसा कोई मेजर एहतियात की ज़रूरत नहीं होती। बस ये होता है कि इंजेक्शन बाज़ दफ़ा एक या बाज़ दफ़ा से भी ज़्यादा लगाना पड़ते हैं। वो डिपेंड करता है कि पीछे पर्दे पे वरम कितनी है। इसी तरह से आपने तज़किरा किया था लेज़र्स का। जी लेज़र्स के क्या कोई साइड इफ़ेक्ट हो सकते हैं? बिल्कुल, देखें लेज़र के साइड इफ़ेक्ट्स भी होते हैं। लेज़र को बहुत ही पर्टिकुलर तरीके से लेज़र किया जाता है। डिपेंड करता है कि आपको कितना लेज़र करना है, क्योंकि इस तरह से नहीं होता कि आप बस आया पेशेंट और आपने पूरे लेज़र, बिकॉज लेज़र का मकसद ये होता है कि एक्चुअली आइडियली तो हम यही कर रहे होते हैं कि लेज़र से पर्दे की वरम को भी कम कर रहे होते हैं, और जितनी रिक्वायरमेंट चाहिए, मेजर रिक्वायरमेंट जो खून की शरियानों को चाहिए पर्दे के लिए, वो मैसर हो। जी। इसलिए हमें जो है ना, अगर जैसे वो प्रोलिफरेटिव स्टेज होती है, उसमें हम लेज़र करके जो रिक्वायरमेंट है उसको कम करते हैं। जो मेजर रिक्वायरमेंट जितनी पर्दे को चाहिए, उतनी कम से कम ऑक्सीजन या उतनी ब्लड की रिक्वायरमेंट उस जगह को मिलती रहे, इसलिए हम लेज़र करके जो बाहर का एरिया है उसको कॉम्प्रोमाइज़ करते हैं, और सेंटर का जो एरिया जिसमें सबसे ज़्यादा हमारी नज़र सेंट्रल विजन होती है, उसको एटलीस्ट ऑक्सीजन और खून की सप्लाई मिलती रहे। लेज़र करके हम बाहर की जो पर्दे की साइडें होती हैं उसको चाहे हम कॉम्प्रोमाइज़ कर सकते हैं, लेकिन सेंट्रल विजन को हमें प्रिजर्व करना होता है। अगर हम वो नहीं करें तो फिर आहिस्ता आहिस्ता ये इस्कीमिया बढ़ता चला जाएगा, और पर्दे की जो सेंट्रल विजन है वो भी लूज़ हो जाएगी।
अच्छा डॉक्टर साहब, आपने तज़किरा किया था कि अमूमन जब लोग इब्तिदाई हिस्से में आ जाते हैं तो आप उनको तजवीज़ करते हैं कि एक्सरसाइज की जाए, ग़िज़ाई एहतियात परहेज़ किया जाए। जी बिल्कुल। ये वही परहेज़ और एहतियात होता है जो कि डायबिटीज़ में तजवीज़ किया जाता है या उससे थोड़ा बहुत मुख्तलिफ? नहीं, बिल्कुल वही एहतियात होती है। ये काम तो वैसे भी डायबिटोलॉजिस्ट ज़्यादा अच्छी तरह से समझा सकते हैं, लेकिन हम भी पेशेंट्स को ये कहते हैं कि यू शुड स्ट्रिक्ट कंट्रोल योर डायबिटीज़। जितनी स्ट्रिक्ट कंट्रोल डायबिटीज़ का होगा, उतना ही आप रेटिनोपैथी को प्रिवेंट कर सकते हैं कि वो लेट डेवलप हो। जितना आप अनकंट्रोल डायबिटीज़ होगी, उतनी जल्दी कॉम्प्लिकेशंस डेवलप होंगी। अच्छा डॉक्टर साहब, आपने तज़किरा किया था कि मोतिया का मामला भी सफ़ेद मोतिया का मामला भी इन लोगों में अमूमन जल्दी सामने आ जाता जी है। जी। एक आम इंसान में जो कि ज़ियाबतीस का शिकार नहीं है, अमूमन ये चीज़ कितने अरसे के बाद सामने आती है, किस उम्र में सामने आती है, या अगर बात की जाए ज़ियाबतीस के मरीज़ों में तो उनमें ये चीज़ कितना जल्दी सामने आ सकती है? देखिए, नॉर्मली एज के साथ साथ एज रिलेटेड कैटरेक्ट होते हैं, जो कि एज रिलेटेड होते हैं। एज के साथ साथ आहिस्ता लेंस सफ़ेद होना लेंस में सफ़ेद होना शुरू हो जाता है, उसमें डेवलप हो जाता है मोतिया। पेशेंट को यही होती है कि उसको विजन उसकी क्लियर नहीं है और उसको ऐसा लगता है जैसे क्लाउडी अपीयरेंस है, धुंधलापन बहुत ज़्यादा है, ऐसा लगता है जैसे बादल हैं। तो अब ये क्राइटेरिया है कि अगर पेशेंट कंप्लेन करता है कि वो अपना उसका लाइफ स्टाइल डिस्टर्ब हो रहा है, तो उसके मोती का ऑपरेशन किया जा सकता है। पहले ज़माने में मोती का ऑपरेशन उस वक्त किए जाते थे जब पेशेंट ऑलमोस्ट हमारे पास ब्लाइंड आता था। पेशेंट कहते थे डॉक्टर साहब मैं तो नज़र ही बंद हो गई, अब आपके बाद जिसमें मैच्योर होने की बात की जाती जी थी। मैच्योर होने की बात होती, लेकिन पहले ज़माने में लेटेस्ट टेक्निक नहीं थी। अब हमारे पास लेटेस्ट टेक्निक ऐसी आ गई है जिसमें पेशेंट की कंप्लेन के हिसाब से उसको सर्जरी को प्लान किया जाता है। अब एक पेशेंट है, उसका अपना जो लाइफ स्टाइल है अगर वो डिस्टर्ब हो रहा है तो उसके लिए हमें मोतियों को मैच्योर करने की इंतज़ार की ज़रूरत नहीं है। उसको हम लेटेस्ट टेक्निक के थ्रू, जिसको हम फेको इमल्सिफिकेशन कहते हैं, उसके थ्रू हम उसका मोती का ऑपरेशन जल्दी कर सकते हैं। अच्छा डॉक्टर साहब, ज़ियाबतीस के मरीज़ों में एक और मामला जो होता है वो ये है कि हीलिंग की कैपेसिटी उनकी इतनी अच्छी नहीं होती। इसी तरह से ये मामला जब सामने आते हैं या सर्जरी वगैरह तजवीज़ की जाती है तो ये भी एक मुश्किल मरहला होता है इन मरीज़ों के लिए। आई सर्जरीज़ की अगर बात की जाए तो इन प्रोसीजर्स के बाद इनका हीलिंग प्रोसेस क्या एक नॉर्मल इंसान से मुख्तलिफ होता है? देखिए, कैटरेक्ट का जो ऑपरेशन है उसके लिए बहुत मेजर हीलिंग की जैसा ज़रूरत नहीं होती। अगर उनकी कंट्रोल डायबिटीज़ है तो उनकी हीलिंग भी इंशाल्लाह जैसे नॉर्मल इंसान की तरह होती है, उस तरह से हीलिंग हो जाती है। क्योंकि आजकल जो कैटरेक्ट का ऑपरेशन है वो बहुत ही माइक्रो इंसिजन से कैटरेक्ट का ऑपरेशन होता है, जो कि मोती का ऑपरेशन होता है। उसमें पहले ज़माने में जब ये मोती पक जाया करते थे तो उसके लिए बड़ा टाँकों वाला ऑपरेशन करना पड़ते थे और उसके लिए बड़ा इंसिजन देना पड़ता था। आजकल बहुत छोटे से सुराख से मोती का ऑपरेशन हो जाता है लेटेस्ट टेक्निक से। अगर एक पेशेंट जिसकी कंट्रोल डायबिटीज़ है उसमें भी हीलिंग उसी तरह से होगी जैसे कि एक नॉर्मल बंदे की इंशाल्लाह हीलिंग होती है। लेकिन अगर वो पुअरली कंट्रोल्ड है तो उसमें डेफिनेटली हीलिंग थोड़ी सी स्लो होती है। जी डॉक्टर साहब, यहाँ पे थोड़ी देर के लिए बातों का सिलसिला रोकते हैं। नाज़रीन, वक्त हुआ एक छोटी सी कमर्शियल ब्रेक का। ब्रेक से वापस आकर ज़ियाबतीस और आँखों की सेहत के मुतालिक मज़ीद बात की जाएगी। डोंट गो एनीवेयर।